आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन इंटरफेरेंस ऑफ वेव, यानी जो टॉपिक इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में हमने बात की थी, आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम को देखेंगे। पहले अगर मैं प्रॉब्लम आपके सामने ले आऊँ तो प्रॉब्लम एक लेंथी सा है लेकिन है बहुत आसान। तो प्रॉब्लम पहले पढ़ते हैं। टू स्पीकर S1 and S2 आर अरेंज्ड 3 मीटर अपार्ट एंड emit a constant sound tone of 344 hertz of a microphone is moved along a line parallel to the line connecting the two speakers at a distance of 4 meters from it. As the microphone moves from the center of the line to the front of one of the speaker S1, a tone of maximum loudness is observed repeatedly. The distance between two consecutive points of maximum loudness is noted. Calculate the speed of sound based on this setup. सवाल ये कि दो स्पीकर हैं S1 और S2, जो कि मैं आपके सामने लेके भी आ गया हूँ। दो स्पीकर हैं S1 और S2, उनको अरेंज ऐसे किया हुआ है कि उन दोनों के दरमियान जो फासला है, जैसे ये स्पीकर और ये स्पीकर है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है, वो 3 मीटर है। एमिट अ कांस्टेंट साउंड मतलब वो आवाज़ को एक आवाज़ को निकाल रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 344 हर्ट्ज है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये मैं बताता हूँ, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 344 हर्ट्ज। और वो कह रहे हैं कि एक माइक्रोफोन को रखा हुआ है उस लाइन के पैरेलल, जैसे कि ये दो लाइनें इन दोनों स्पीकर को मिलाने वाली ये लाइन है ना, तो इस लाइन के एक पैरेलल यानी इसके बिल्कुल सीध में सामने करके रखा हुआ है। लेकिन कौन से फासले पे, 4 मीटर के फासले पे। यानी ये स्पीकर का जो फासला है, माइक्रोफोन का जो फासला है स्पीकर की जो लाइन कनेक्टिंग लाइन है उससे, वो कितना है, 4 मीटर का। और वो सवाल आगे क्या कह रहा है कि अगर हम इस माइक्रोफोन को मूव करें इस सेंटर लाइन से, ये जो मैंने खींची है 4 मीटर वाली, इस सेंटर लाइन से अगर मैं इसको मूव करके किसी एक स्पीकर इन दोनों में से, जिसमें वो कहता है कि S1 यानी उसके S1 के सामने ले आऊँ, तो क्या होता है कि जो ही मैं S1 के सामने लेता हूँ एक मैक्सिमम लाउडनेस वाली आवाज़ सुनाई देती है, यानी ऊंची आवाज़ आप कह लें सुनाई देती है। और जो और ऊंची आवाज़ें हैं वो ज़ाहिर है आगे नोट की गई हैं। लेकिन सवाल हमसे ये कहता है कि भाई आप, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर गया तो ये एक सेटअप बन गया आपके सामने, और एक ऊंची आवाज़ यानी एक मैक्सिमम लाउडनेस वाली आवाज़ सुनाई दी। वो ये कह रहा है कि इस सेटअप के बेस के ऊपर आप करें स्पीड ऑफ साउंड को निकालें। अब स्पीड ऑफ साउंड को हम कैसे निकालें, वो भी इंटरफेरेंस से, ये हम देखते हैं। लेकिन अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की बात करूं तो अगर ये v स्पीड है तो हमें एक वेव की स्पीड हमें पता है कि वो होती है v इज इक्वल्स टू एफ लेम्टा, जिसमें v क्या है, ये हमारे पास स्पीड है, जबकि f क्या है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। जाहिर है जो भी वेव, अब हमारे केस में साउंड की बात हो रही है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी, जबकि लास्ट में ये लेम्टा, ये हमारे पास वेव लेंथ है उस वेव की। अब एक वेव की अगर मैं बात करूं, साउंड वेव तो ज़ाहिर है डिफरेंट तरीके से होती है। एक सिंगल वेव की बात करूं तो ये जो ये वाला पॉइंट उसे क्रस्ट कहते हैं, ये भी क्रस्ट है। तो दो क्रस्ट के दरमियान जो फासला है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। जबकि एक पूरी वेव एक होती है ना, जैसे यहाँ से ये यहाँ तक वेव आ गई, तो कितनी नंबर ऑफ वेव एक सेकंड के अंदर गुजरी उसे फ्रीक्वेंसी। जबकि कितना फासला एक वेव ने तय किया कितनी देर में, जिसे स्पीड भी कहते हैं, तो वो स्पीड है। अब ये स्पीड हमने निकालनी है, उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी तो चलो पता है, हमें आवाज़ की फ्रीक्वेंसी पता है। लेम्टा हम कैसे निकालें, वेवलेंथ की मदद, हम बेसिकली जो वेवलेंथ है वो हम निकालेंगे इंटरफेरेंस से। हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर बेसिकली ये इंटरफेरेंस का फिनोमेना डिटेल में देखा था। अब आप कहेंगे कि लाइट, हम तो साउंड के प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो असल में जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है वो वेव परफॉर्म करती हैं। तो लाइट भी वेव, उसकी जो वेव नेचर है वो इंटरफेरेंस करेगी, जबकि जो साउंड है वो भी एक वेव नेचर है, तो वो भी उसके लिए भी सेम फिनोमेना होगा। तो हम इसीलिए इसी का आप कह लें रेफरेंस लेंगे, जिसमें इंटरफेरेंस, जिसमें दो वेव आपस में मिलती हैं, तो आपके पास या तो वो कंस्ट्रक्टिवली मिलती हैं, और जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें दो वेव मिलें और एक ज़ीरो वेव आए, यानी कोई सीधी लाइन आ जाए, कोई वेव ना आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि कंस्ट्रक्टिव में उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है वेव का। ये पढ़ते हुए हमने कंस्ट्रक्टिव जिसमें आवाज़ आएगी, जैसे लाइट नज़र आएगी, इसके इस रकम में तो नज़र नहीं आएगी, इसके लिए हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि आपके पास जो कंडीशन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो वो ये है कि जो
जब दो वेव एक पॉइंट पे जाके मिलती है ना, फर्ज करें ये वेव जाके उधर गई है, ये भी यहाँ पे जाके मिलकर इन्होंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है, ठीक है, जो कि एक टाइप है। तो ये जब मिलती है ना, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि जो दोनों वेव हैं इनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो बराबर होगा एन, जो कि एक नंबर होगा 0 1 2 3 4 में से कोई, और लेमटा, यानी वो जो लेमटा है वो क्या है आपके पास, वो है वेव लेंथ। तो हम ये जो कंडीशन है डी इज इक्वल टू एन लेमटा वाली, ये हम इस्तेमाल करेंगे और इससे हम लैम्ब्डा निकालेंगे। सॉल्व करने के लिए, यानी सोल्यूशन लिखने के लिए, मैं एक नई स्लाइड पे आ गया हूँ जिसमें ये सेटअप का पूरा एक मैंने बनाया है सामने आपके, और जबकि ये वो पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ वाला जो फार्मूला हमने देखा था। अब यहाँ पर चूंकि वेव पहली बार मूव करने से जो पहली आवाज़ साउंड आई है, लाउडनेस आई है, वो हमने नोट किया, तो यानी एन की वैल्यू उसके लिए फिर 1 होती है, तो हम यहाँ पे एन की वैल्यू 1 डालेंगे। यानी आपके पास एक जो सिंप्लीफाइड फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा जी डी इज इक्वल्स टू लेमटा, क्योंकि एन की वैल्यू 1 और 1 मल्टीप्लाई होता है लेमटा से, तो वो लेमटा ही आएगा। तो वो डी इज इक्वल्स टू लेमटा आ गया। अब हमें अगर पार्ट डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम आराम से वेवलेंथ निकाल के स्पीड वाले फार्मूले में डाल के निकाल सकते हैं स्पीड। अब हमें पता है कि जब यहाँ पर माइक्रोफोन में आवाज़ आई होगी तो वो ज़ाहिर है आवाज़ एक तो साउंड वेव यहाँ से गई होगी, ठीक है, जबकि एक वेव यहाँ से गई होगी साउंड वेव। तो अब अगर मैं दोनों में पाथ डिफरेंस की बात करूं तो हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या आएगा, वो आएगा, मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास आएगा ये वाला पाथ डिफरेंस, ठीक है, जिसको मैं ये बता रहा हूँ। अब पाथ डिफरेंस ये वाला जो है, जिसको मैं डी चले लेबल भी करता हूँ, ये मैं अगर बताऊं कि कैसे निकाल सकता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है, जिसको मैं S1 कह देता हूँ, चलें कोई भी फासला है ना, जबकि यहाँ से वेव जो यहाँ गई यहाँ पर भी ये S2 फासला है, ठीक है। तो ये नाम दे दिए मैंने, ठीक है। अब जो डिफरेंस है वो अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूंगा तो ये D आ जाएगा, यानी D मैं निकाल सकता हूँ कैसे, कि जब मैं S2 वाला फासला से मैं S1 को माइनस कर दूं। अब S1 तो चूंकि स्पीकर का माइक्रोफोन तक का डायरेक्ट स्ट्रेट फासला है और वो हमें पता है वो 4 मीटर है, तो हमें ये तो पता है चलें कि S1 किसके बराबर है, 4 मीटर के। अब ये S2 जो कि ये पूरा फासला है, ये किसके बराबर है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये वाला फासला भी पता है, ये वाला भी पता है। तो अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, जिसको मैं ये बताऊं तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल से सिर्फ शो करूँ और इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 90 एंगल बन रहा है, ठीक है, और 90 के सामने वाली जो साइड है इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और इसके साथ साथ हाइपोटेन्यूज की ऑपोजिट साइड जो है ये बेस कहलाती है, जो कि ये होगी आपके पास, जबकि ये वाली जो साइड है ये आपके पास परपेंडिकुलर है। अब ये बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी तीनों साइडों के दरमियान राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक रिलेशन है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, जो कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का इस्तेमाल करके क्यों ना मैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल लूं, जो कि ये हाइपोटेन्यूज है और S2 ही है और वो मुझे चाहिए। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करके ये वाली साइड निकाल लूंगा तो फिर S2 की S1 S2 भी आ जाएगा, S1 तो पता है, तो वैल्यू माइनस करके पार्ट डिफरेंस निकाल सकता हूँ। नई स्लाइड पे आ गए हम, वैल्यू करते हैं। बेस हमारे पास क्या है, तो अगर आप देखें बेस क्या है हमारे पास, वो है 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज जो है वो S2 है, निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये वैल्यू जो कि 3 मीटर है। तो ये सारी वैल्यूज इधर लिख दी हैं, इन्हीं सब वैल्यूज को पाइथागोरस थ्योरम वाले में डालते हैं। हाइपोटेन्यूज है S2 और उसका स्क्वायर, और जाहिर है चलें इसको आगे करते हैं। परपेंडिकुलर क्या है, इसमें 3 की वैल्यू है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा जमा आपके पास बेस जो कि है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जाहिर है मुझे स्क्वायर हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो उस पे मैं यहाँ का क्या करूँगा, स्क्वायर रूट इधर भी ले लूँगा, स्क्वायर रूट इधर भी ले लूँगा, ठीक है, जिससे जाहिर है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास जो है वैल्यू नीचे आ जाएगी S2, और आगे क्या है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 जमा 16 के 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और जबकि आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। अब 9 प्लस 16 का स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं, तो ये आपके पास कैलकुलेटर 9 जमा 16, और इसका देखते हैं आंसर 25, और ये आपके पास आ गया अंडर रूट। अब लेते हैं इसका, तो ये अंडर रूट हो गया जो कि 5। तो इसका आंसर आया 5 मीटर ज़ाहिर है, और ये S2 की वैल्यू है, यानी S2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 मीटर। अब हम इसका
इसका इस्तेमाल करते हैं जिसका हमने करना था। हमें पता है कि S2 की वैल्यू क्या आया है 5 मीटर, माइनस S1 ये था जिसको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये S1 था, और ये आपके पास है 4, तो ये 4 हो गया। तो आंसर 5 माइनस 4 क्या होता है 1 और 7 मीटर। तो यानी पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या आई 1 मीटर, और हमें पता है कि पाथ डिफरेंस और लेमटा बराबर थे, तो यानी d इज इक्वल टू लेमटा, और d की वैल्यू क्या है 1 मीटर, यानी लेमटा की वैल्यू क्या है 1 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, और स्पीड हमने कहा था कि हम कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमटा, जिसमें मैं अगर दिखा भी दूँ पीछे जाके, v इज इक्वल टू एफ लेमटा, स्पीड है v, फी एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, लेमटा क्या है वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी में पता 344 हर्ट्ज है, लेमटा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली 1 मीटर, तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो एफ की जगह क्या आ जाएगा 344 मल्टीप्लाई बाय लेमटा की वैल्यू 1 मीटर, तो ये 1 आ गया। तो ये तो 344 मल्टीप्लाई बाय 1 आ गया 344 मीटर पर सेकेंड, यानी आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी आई 344 मीटर पर सेकेंड, जो कि इतनी ही होती है। और इसको हमने किसकी मदद से निकाला, इंटरफेरेंस में दो आवाज़ों से इंटरफेरेंस हुई और उसकी मदद हमने ली, और हमने एक कंस्ट्रक्टिव फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू निकाल ली। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन इंटरफेरेंस ऑफ वेव के बारे में पढ़ा।